हाँ देखो बच्चों, ये जो है न्यूमेरिकल का तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू हो रहा है। देखेंगे कह रहा है एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब देखोगे इसे 8वां। देखो बच्चों क्या कहा है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी है वस्तु। तो आप लिखोगे कि दिया है, ऐसे लिखोगे दिया है। क्या दिया है बच्चों कि वस्तु की दूरी दी रखी है। ठीक है, वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं बच्चों, वो दिया है 10 सेंटीमीटर। तो ये वस्तु की दूरी को हमेशा हम माइनस में ही लिखते हैं चाहे जो दर्पण हो। उसके बाद एक बात बता भी दिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी की दूरी पर बनता है, वो भी अवतल दर्पण के द्वारा। किस दर्पण के द्वारा बच्चों? अवतल दर्पण के द्वारा। मैं आप लोगों को बता दूं कि अवतल दर्पण जो है इस तरह से होता है। ठीक है, और जो है वस्तु जो है इसके सामने यहाँ कहीं 10 सेमी की दूरी पर रखा है और जो है इसका वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी की दूरी पर बनना, मतलब वास्तविक मतलब उल्टा। तो यानी कि यहाँ पर रखा है तो यहाँ कहीं जाकर वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी की दूरी पर उल्टा बनना है। ठीक है, उसके बाद हमको फोकस दूरी बतानी है बच्चों। ठीक, तो दिया है प्रतिबिंब की दूरी, है ना, प्रतिबिंब की दूरी b बराबर 30 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, कहा ये माइनस वो वास्तविक है ना, तो इसलिए ये माइनस रहेगा बच्चों। ठीक है, वास्तविक मतलब इसी दिशा में रहेगा। देखो ठीक है, अगर अवतल दर्पण है आभासी कहेगा तो या तो इस पार बन जाएगा, ठीक है, इस पार, ठीक है, और या तो इधर बनेगा तो वास्तविक ही बनेगा। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ? तो वास्तविक का है तो वो इधर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वो भी 30 सेमी ना, यानी कि 3 गुना बड़ा भी बनेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, फोकस दूरी निकालना है। तो हमको पूछा है दर्पण की फोकस दूरी बताइए। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी यानी कि F बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, बस यही करना है। तो देखो कैसे लगाएंगे बच्चों, लिखेंगे सूत्र, दर्पण सूत्र इसको कहते हैं बच्चों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। अगर ये लेंस होता तो यहाँ पर माइनस हो जाता। ठीक है बच्चों, 1/f बराबर 1/v का मान बच्चों -30, कितना -30, और u का मान -10। देखो बच्चों, तो ये माइनस को ऊपर भेज देंगे, माइनस ऊपर गया -1/30, ये माइनस टू प्लस माइनस। ठीक है, तो 30 और 10 का एलसीएम लेंगे तो वो भी 30 ही आएगा। 30 और 10 का एलसीएम 30 ही आएगा। 30 का 30 तो 1 ये 10 3 30 तो 1 3 3। ठीक है, 3 और 1 -4 30। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो ध्यान से 1/f बराबर इतना आ गया, इसको पलट दो, है ना, पलट दो, क्या करेंगे पलट देंगे तो यह बराबर हो जाएगा कि -30/4। माइनस को नीचे नहीं ले गए, माइनस को ऊपर ही रहने दीजिए, बस 4 को नीचे ले आए, 30 को ऊपर, तो एफ को ऊपर ले आए, 1 को नीचे, तो 1 नीचे लिखो या मत लिखो। अब देखो बच्चों कट रहा है, काट दो, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 15, 2 2 जा 4 और 15 2 जा 30। तो यह बराबर अब 2 से डिवाइड करेंगे 15 में तो -7.5 आ गया सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों ये हमारा उत्तर सही कैसे पता लगेगा, देखो ध्यान से, ये कहा था कि अवतल दर्पण है ना, इसीलिए इसका फोकस जो है माइनस रहेगा, इधर ही रहेगा ना फोकस, तो ये इधर ही कहीं 7.5 पे है, यानी कि 7.5 पे यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ये हमारा फोकस हो गया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब जाकर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लिख देंगे, आपका आंसर भी आ गया कि 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 8 सेमी की दूरी पर किसी वस्तु को रखने पर कहाँ और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आरेख बनाते हुए गणना कीजिए। ठीक है, तो हमको आप लिखेंगे ऐसे कि दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर, लिखोगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर -16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्योंकि अवतल दर्पण जो है ऐसे ही तो होता है, देखो ऐसे तो होता है, तो इधर पे जो है फोकस माइनस, ठीक वही चीज़। उसके बाद कह रहा है 8 सेमी की दूरी पर किसी वस्तु को रखने पर, तो वस्तु की दूरी दे रखी है 8 सेमी, लिखेंगे वस्तु की दूरी U बराबर है -8 सेमी। कहाँ और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी पूछा है और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, ये पूछा है, तो आपको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति। पहली बात तो ये बतानी है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति को हम B से लिखते हैं बच्चों, इससे
बी से। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति भी बतानी है, प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है। उसके बाद किरण आरेख भी खींचना, ठीक है। तो पहले हम लोग जो है बना ले, इसको भी पता प्राप्त कर ले रहे, फिर हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। देखो बच्चों, पहली बात, अगर v हमारा माइनस में आ गया यानी कि इसी दिशा में, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर v हमारा प्लस आ गया यानी कि इस दिशा में, तो हमारा आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर है? बस इससे ही हमको पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि उसकी प्रकृति क्या है। ठीक बच्चों, तो v निकालना है तो हम लिखेंगे फिर से कि सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। तो 1/v को रोक देंगे, 1/f, ये u वाला इधर आएगा तो 1/-u 1/v, इधर ऐसे डैश लगा देंगे, इम्प्लाइड डायरेक्ट, ठीक है। तो 1/f का मान कितना था बच्चों? देखो f का मान -16, तो -16 लिखेंगे। एक मिनट, -16 लिख दूँ? अच्छा ठीक है, लिख दूँ, -16 लिख देंगे f का मान। माइनस u का मान कितना है बच्चों? u का मान देखो, u का मान कितना है? -8, तो ये देंगे -8, ठीक है, आ जा रहा है। देखो ये माइनस ऊपर ले लेंगे, यहाँ एरो लगा देंगे, ऐसे माइनस ऊपर ले लिए, -16 -2 माइनस प्लस v। तो देखो बच्चों, 16 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 16 1 16 तो 8 दूनी 16 तो 1 दूनी 2, तो ये आ गया 1/16 बराबर 1/v। तो यहाँ से निकलेगा बच्चों, अगर पलटेंगे v को तो v बराबर आ गया 16 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में आया बच्चों। कैसा आया है? प्लस में। प्लस में आने का क्या मतलब है कि आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। देखो बच्चों, देखो किरण आरेख खींच रहे हैं, ये हम किरण आरेख खींच रहे हैं, ये सपोजिट हमारा एक अवतल दर्पण है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे किरण आरेख, ठीक। वैसे इसको मुख्य खींच दे रहे बच्चों, ये हमारा ध्रुव बिंदु है। अब ये इसका फोकस है और ये इसकी वक्रता त्रिज्या है, इसे लिखते हैं केंद्र को, वक्रता त्रिज्या की दूरी ना, वक्रता केंद्र को इसे लिखते हैं। अच्छा बच्चों, तो ये हमारा 16 सेंटीमीटर की जो है फोकस दूरी थी, है ना। इसकी फोकस दूरी भी 16 सेंटीमीटर थी, और ऑब्जेक्ट को 8 ही सेंटीमीटर पे रखें, यानी कि यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है 8 सेंटीमीटर पे दिया है भाई। देखो ध्यान से, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है और ऑब्जेक्ट की दूरी 8 सेंटीमीटर दिया। प्रतिबिंब हम निकाले वो भी 16 आ गया है ना, ऐसे बनाएंगे। तो ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा है, ए बी को। तो मान लो समांतर आ गई तो फोकस से जाएगी ना, तो और फिर दूसरी मान लो यहाँ से जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है ना, वक्रता केंद्र से जा रही है, तो दोनों एक दूसरे से दूर जाती हुई प्रतीत हो रही है ना। देखो ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे, और ये ऐसे जा रही है, तो दूर जा रही है, इसलिए दोनों को इधर मिलाकर देखेंगे, इधर पर, और इसको भी ऐसे मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखो आभासी प्रतिबिंब बन जा रहा है। तो ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। तो ये जो ये भी 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी निकाले थे, देखो प्रतिबिंब की दूरी 16 सेंटीमीटर। तो आप लोग लिखोगे अतः दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, 16 सेंटीमीटर सेमी की दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है। आगे लिख लेंगे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो बच्चों, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग वीडियो को रिवाइज करके देख लेंगे। देखो ये सही था प्रश्न, ऐसे इसको रिवाइज करके जो फिर से जो है देख लेंगे, ऐसे ऐसे कैसे कैसे क्या हुआ है, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, पहला आभासी दूसरा वास्तविक बनता है, तो दोनों दिशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कुछ नहीं बच्चों, ऐसे लिख देंगे कि दिया है, बहुत ही ईजी प्रश्न है ना। ऐसे चुपचाप लिख देंगे कि दिया है अवतल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु है। तो हमको दिया है कि अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण है, पहली बात। उसके बाद वस्तु की दूरी दे रखी है 25 सेमी, तो लिखेंगे वस्तु की दूरी u बराबर है -25, क्योंकि u हमेशा माइनस में ही रखते हैं, ठीक है बच्चों। u बराबर -25 सेमी। उसके बाद दे रखा कि पहला अगर आभासी बनता है तो बताइए, और दूसरा अच्छा प्रतिबिंब जो है 2 गुना बनता है, पहला आभासी और दूसरा वास्तविक बनता है, तो दोनों दिशाओं में दर्पण की फोकस दूरी बताओ। तो पहला कह रहा है कि प्रतिबिंब आभासी बने तो प्रतिबिंब आभासी व 2 गुना बने तो दर्पण की फोकस दूरी बताना, ठीक है। तो दर्पण की
फोकस दूरी बताना है हमको। फोकस दूरी एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक ठीक बच्चों, तो देखो कैसे बताएंगे। देखो और दिया है प्रतिबिंब की जो लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई वो जो है वस्तु की लंबाई की 2 गुनी है, यानी कि 2 गुणे वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो जब प्रतिबिंब की लंबाई को आई से लिखते हैं और वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं। ठीक, आई बराबर 2 हो दिया। ठीक है बच्चों, तो आई बराबर 2 उससे हम पहले बी निकाल लेंगे। ठीक है, तो बी जब मिल जाएगा हमको तो 1/1/बी प्लस 1/u लगाकर यह का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे आवर्धन सूत्र से, लिखेंगे आवर्धन सूत्र यम बराबर आई बट्टे ओ बराबर माइनस बी बट्टे यू से। ठीक है, अच्छा बच्चों कह रहा प्रतिबिंब जो आभासी बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण में। तो देखो अवतल दर्पण क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है, पहले इसको देखो। देखो ध्यान से यहाँ पे बना देने छोटे से में। देखो ऐसे ये हमारा है अवतल दर्पण, दबे हुए तल पे परावर्तन हो ना, टिप कहीं हो, तो प्रतिबिंब आभासी कब बनता है। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब एक कंडीशन आभासी होता है, जब हम यहाँ पे वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ पर आभासी बन जाता है। ठीक, तो ये जो प्रतिबिंब है ये जो है सीधा है, यानी कि ये प्लस होगा। ठीक है, यानी इसकी लंबाई जो है वो प्लस होगी। तो जब आभासी होगा तो उसकी लंबाई क्या होगी, प्लस होगी। तो आई हमारा प्लस रहेगा बच्चों, तो ये आई हमारा प्लस है, ओ ऐसे रहेगा, वी माइनस में दिया हुआ है, आई यू जो है ये सूत्र है। तो ठीक है, आई में हम प्लस ही रखेंगे। तो आई का मान है 2u, 2 गुणे ओ, और ये ओ था, और माइनस वी, वी का मान कितना है बच्चों पता करना है हमको, और u का मान -25 सेमी है। माइनस माइनस खत्म हो गया और ओ कर गया, तो 25 दूना 50, देखो इसका गुणा हो जाएगा ना, 2 गुणे 25, यानी कि v बराबर आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये जो है देखो इधर है ना, इसीलिए 2 गुना दूरी पर बना है और प्लस आया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम जो है फोकस दूरी निकाल दे रहे हैं इसके। ठीक है, तो फिर से लगाएंगे सूत्र, दर्पण सूत्र लिख देंगे, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। तो हमको अपना ताना है बच्चों, देखो 1/f बराबर 1/v का मान है 50 प्लस में, और u का मान है -25 दिया था। देखो बच्चों u का मान -25 से भी दिया था, आप लोग पहले ही देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पे दिया है -25 है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 50 और 25 का एलसीएम आएगा 50, 50 के नहीं 50, 25 दूना 50, तो वहाँ 2 और मान जुड़े प्लस तो माइनस, फिर देखो 1 में से 2 गया तो -1/50, 1/f का मान आ गया -1/50। तो जैसे ही f को पलटेंगे यानी कि f बराबर आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो ये सही है बच्चों, जानते हो क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस, देखो इधर है ना, इधर है, तो इधर देखो माइनस रहता है इसलिए, तो इसलिए ये हमारा आंसर सही है, यानी कि इस केस में जो है फोकस दूरी जो है -50 है। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद आप देखेंगे बच्चों दूसरा केस। देखो बच्चों दूसरा केस क्या कह रहा है, कि दूसरा केस कह रहा है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा तब आपको फोकस दूरी बताना है, यानी कि ये बराबर क्वेश्चन मार्क है, u बराबर -25 सेंटीमीटर ही था, और v हमको अभी भी नहीं पता, v हमको प्राप्त करना पड़ेगा जब ये प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तब। उसके बाद i बराबर हमको दिया था प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो 2 गुना है वस्तु की लंबाई को, ये चीज़ दिया था। ठीक है बच्चों, तो फिर से हम v निकालेंगे, तभी तो कहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बने, यानी कि इस बार v हमारा जो है साइन चेंज होकर आएगा। ठीक है, देखो तो फिर से लिखेंगे, मान लो कि ये देखो ये हमारा अवतल दर्पण है, और यहाँ पर जो है फोकस दूरी हो गई, और ये वो तक हो गया, फोकस हो गया। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका आभासी बनेगा, यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ रखेंगे या कहीं रखेंगे तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, इसी दिशा में बनेगा, तो यानी कि माइनस में आएगा, यानी कि प्रतिबिंब जो उल्टा बनेगा, तो यानी कि आई जो है, आई का मान क्या होगा, माइनस में होगा बच्चों। ठीक, उस टाइम प्लस में, तो इस टाइम क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ से हम बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर लिखेंगे सूत्र, यानी कि लिख देंगे आवर्धन सूत्र m बराबर I/O बराबर -b/u से i का मान -2 × o मतलब ऑब्जेक्ट, b का मान हमको पता करना है, u का मान दिया है -25, -25 रख देंगे, माइनस में तो माइनस कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 25 दूना 50, वो भी -50 सेंटीमीटर आ गया b का मान। ठीक है बच्चों, तो ये भी सही है, यानी कि अभी ये नहीं आंसर है अपना। ठीक है, तो ये तो आ गया b का मान, हमको बतानी थी फोकस दूरी, क्या बतानी थी बच्चों, फोकस दूरी बतानी। तो फिर से लिखेंगे पुनः दर्पण सूत्र से, क्या लिखेंगे, पुनः दर्पण सूत्र से। मैं आप लोग को बोर्ड में लिखने का तरीका ही बता रहा हूँ बच्चों। 1/f बराबर
बी प्लस 1/u से। तो 1/f हमको पता करना है, 1/v का मान -50 और u का मान -25। ठीक है बच्चों, तो माइनस ऊपर जाएगा तो -1/50 और 50 और 25 यानी कि 50 और 25 का एलसीएम भी 50 आएगा। तो 50 के 50 तो 1 में 25 दूना 50 तो 1 में 2 माइनस प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3/50, ये आ गया 1/f का मान। तो दोनों को पलट देंगे बच्चों, क्या करेंगे, पलट देंगे। तो यह बराबर आ जाएगा -50/3, माइनस को ऊपर ही ले लेंगे। यह बराबर आ गया -16 पॉइंट कितना आएगा, 16 3 से भाग देंगे, 16 3 48 तो बचेगा ना। देखो ऐसे भाग दे लेंगे, तो वैसे 3 से भाग दे लेंगे इसमें, तो 3 निकल 3 3 से 18, फिर मतलब 6 से आते रहेगा, है ना। फिर 3 पॉइंट लगा के 0 पा गए, 3 से घटाते यानी कि 6 आता रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया इतना सेमी। तो यहाँ पे 7 कर देंगे बच्चों, 6 से आता रहेगा तो 7 कर देंगे, इतना सेमी। ठीक, ये भाग तो आप लोग कर ही ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 16.67 सेमी। ये इस बार आंसर ये है बच्चों। ठीक है, अगर वास्तविक बनता है तो ये फोकस दूरी है, और आभासी बनता है ये फोकस दूरी है। आंसर मैच करा लेंगे आप चाहें तो। देखिए वास्तविक पे ये है, सॉरी आभासी पे ये है और वास्तविक पे ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है। तो लिखेंगे दिया है, बहुत ही आसान प्रश्न बच्चों, तो लिखेंगे दिया है। देखिए बच्चों क्या है, कह रहा है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। ठीक है, तो आप लिखोगे दिया है कि कांच का अपवर्तनांक जो है 1.5 है, कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसको एन से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद और दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये चीज़ दे रखा है। ठीक है, जो दिया है बस वही लिखना है आपको। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग सी से लिखते हैं, कितना दिया, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। उसके बाद पूछा है कि कांच में प्रकाश की चाल बताओ, यानी कि कांच में यानी कि माध्यम में आपको बताना है, कांच में प्रकाश की चाल बताना है आपको। ठीक है बच्चों, माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी इसको हम बी से लिखते हैं, स्मॉल बी से, बराबर क्वेश्चन मार्क, स्मॉल बी से लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हमको एक फार्मूला पता है कि सूत्र n = c/v से, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इधर आ जाएगा तो v = c/n। ठीक है बच्चों, v ऊपर ले आएंगे, n को नीचे ले आएंगे, ऐसे भी होता है ये। ठीक, तो v हमको बताना, v = c का मान दिया था 3 × 10⁸ और n का मान 1.5। देखो 1.5 है ना, तो 1.5 हो गया तो 1.5 दूनी 3 है ना, ऐसे काट सकते हैं। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉइंट इधर लाएंगे तो इधर 30 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा तो 15 दूनी 30, तो v बराबर आ जाएगा कि 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड है बच्चों। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, है ना। देखो ऐसे लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे कि दिया है, इधर पर दे रहे हैं, देखो दिया है, दिया है, देखो वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, चाहे वायु में कहे बच्चों, चाहे निर्वात में कहे, चाहे वायु में कहे चाहे निर्वात में कहे, प्रकाश की चाल c बराबर दे रखा है कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल भी दे रखा है, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल को बोलते हैं बच्चों माध्यम में प्रकाश की चाल, v से लिखते हैं 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। उसके बाद कहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ। हमको पूछा है बच्चों वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। देखो वायु इधर लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ग्लास, ए फॉर एयर मतलब वायु, जी फॉर ग्लास मतलब कांच, ये पूछा है। तो ANG मतलब होता है यानी कि ग्लास, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, तो
तो ये वायु की स्पीड ऊपर रहेगी और कांच वाली स्पीड नीचे रहेगी। ठीक, तो हो गया बस। निर्वात में प्रकाश चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यही फार्मूला लगा दिए। तो निर्वात में प्रकाश चाल कितनी थी वायु में, चाहे वायु को चाहे निर्वात को बच्चों, यहाँ पर 3 × 8, ये था 2 × 8, सेम कट गया, वही उसी पृष्ठ का अपोजिट है। 3.2 आ गया, डिवाइड करने क्या आएगा 1.5। इसका कोई मात्रक नहीं होता बच्चों, अपवर्तनांक का, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बच्चों, है ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है। तो इतना आप लोग ट्राई करो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वो वीडियो नंबर 4 होगा। ठीक है, ये तीसरी वीडियो आप लोग की थी। अच्छा बच्चों, यहाँ तक इतनी मेहनत से बताएं भाई, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक कर देंगे और शेयर जरूर करेंगे बच्चों, है ना, जितना ज़्यादा हो पाएगा उतना ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये जो है हाई स्कूल के बच्चे लोग जान जाए, अच्छा रहेगा। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप लोग नए होंगे, इससे आपको सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और बेल आइकन जरूर दबा देंगे बच्चों। दैट्स ऑल, धन्यवाद बच्चों।